यहाँ पे जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो हमने यहाँ तक बता दिया था कि इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हमने बताया था कि जब दो या उससे ज़्यादा वेव्स किसी मीडियम में चल रही हों तो किस तरीके से वेव्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उस बारे में बताता है। उसके बाद इंटरफेरेंस के बारे में बताया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होता है वो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स की वजह से ही होता है और एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस फिर होने लगता है। इंटरफेरेंस में होता क्या है कि लाइट की इंटेंसिटी जो रहती है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से होती है, इसीलिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता हो, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू लिया था। अभी हम लोगों को करना क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ये समझना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में किस तरीके से पैटर्न बनते हैं, फ्रिंजेस बनती हैं, किस और क्यों बनती हैं, उसके क्या क्या उसमें डेरिवेशंस होते हैं, क्या फार्मूले यूज होते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने जब ये बताया कि तभी होता है जब दो वेव्स होती हैं, दो या उससे ज्यादा वेव्स होती हैं तभी इंटरफेरेंस होता है। तो मान लो हमने एक वेव ये ली है अपनी, मानी कि ये हमारी एक वेव है जो कुछ इस तरीके से चल रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ये इस तरीके से जा रही है। तो ये हमारी वेव भाई अपने आप चुपचाप चल रही है। तेरा भी कुछ दिन में मैथ्स अगर थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा तो एकदम फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। काफी पीछे हैं अभी। ठीक है। मतलब स्पीड फिजिक्स और केमिस्ट्री की थोड़ी लगाइएगा डेली, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव हमारी एक निकली है। अब दूसरी वेव हम ये सपोज करते हैं कि वो कुछ इस तरीके से है कि वो चलेगी, हमारी दूसरी वेव थोड़ा सा यहाँ से निकलेगी और ऐसे चलेगी इस तरीके से। और फिर ऐसे ये चलेगी। अब यहाँ पर ये हम बीच में अगर एक लाइन अपनी बनाएं, एक स्ट्रेट लाइन बना लें जिस इस तरीके से ये, और इस लाइन को माने कि ये मीडियम में इस तरीके से एक लाइन है, ये यहाँ पे अगर अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि एक मीडियम का पार्टिकल है। तो इस जगह पे जो मीडियम का पार्टिकल है, अगर रेड वाली वेव के हिसाब से देखा जाए तो रेड वाली वेव क्या है कि वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है, यहाँ से चली है और ब्लू पार्टिकल के पास आके मैक्सिमम पहुंच रही है। यानी कि ये क्या करेगी, रेड वेव के हिसाब से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन उसी वक्त जो हमारी दूसरी वेव है ग्रीन वाली, उसके हिसाब से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए लेकिन नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो पार्टिकल होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अपना निकालेगा। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए अपना कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो ये तय करेगा। लेकिन इस पॉइंट पर चूंकि हम देख रहे हैं कि ये ऊपर और ये नीचे जा रहा है और ये मान लें कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं, ऊपर वाला जितना रेड वेव डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रही है उतना ही ग्रीन वेव नीचे की तरफ कराना चाह रही है। तो फाइनली होगा क्या इस पॉइंट पे ये होगा कि ये पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पार्टिकल का। अच्छा, एक तो ये केस है। उसी तरीके से मान लो कि एक दूसरे पार्टिकल का केस ले, यहाँ वाले पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, ये पार्टिकल। अब इस पार्टिकल को अगर जरा ध्यान से देखो तो ग्रीन वेव कह रही नीचे की तरफ आओ, ग्रीन वेव कह रही नीचे की तरफ यहां तक आओ। सेम टाइम पर रेड वेव जो है, रेड वेव को हम लोग थोड़ा सा और फैला के बना लेते हैं।
ये है हमारी रेड वेव इस तरीके से, और ग्रीन वेव अपनी जगह पे, ये है ग्रीन वेव। अब यहाँ पर ग्रीन वेव इतना कहेगी और रेड वेव भी यही कहेगी कि नीचे आओ, और रेड वेव भी कहेगी नीचे आओ, ठीक। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या करेगा कि दोनों की बात मानेगा, हमेशा मानता है, यहाँ पे भी मान रहा था, यहाँ पे भी मानेगा, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग मानेगा। सुपरपोजिशन कहता है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर सम होता है डिस्प्लेसमेंट्स का, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का। ग्रीन कह रही है थोड़ा सा नीचे आओ, रेड कह रही तुम भी रेड भी ये कह रही कि नीचे आओ, लेकिन और ज्यादा नीचे आओ। तो अब जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का सम होगा, और जो हमारा पार्टिकल है वो अब हो सकता हो और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इतना कर जाए, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट इस केस में इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अब और कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि बाकी जगह बाकी जगह या तो वेव इस तरीके से ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट फेज में है, कि एक मैक्सिमम ले रही तो दूसरी मिनिमम ले रही, या तो इस तरीके से है या फिर इंटरमीडिएट में है। यहाँ पे क्या था कि ग्रीन भी अपना मैक्सिमम ले रही थी नीचे की तरफ, और रेड भी अपना मैक्सिमम ले रही थी उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो यहाँ पे पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। तो यही दोनों केस होते हैं जब दो वेव्स इस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं। तो ये जो दो एक्सट्रीम वाले केस होते हैं, बाकी सब तो इंटरमीडिएट होते हैं, ये जो दो एक्सट्रीम केस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी की वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से, अभी हम आगे देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड होता है पार्टिकल का, वो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे चूंकि एम्पलीट्यूड जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी जीरो हो जाएगी। इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पर डार्क हो जाएगा और यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने की वजह से। तो ये इस तरीके से जब दो वेव्स इंटरैक्ट करती हैं, तो जहां पे वेव सेम फेज में, यहाँ पे मेन चीज क्या है कि ये जो रेड वाली वेव है यहाँ पर, सॉरी ऑपोजिट फेज में है। रेड वाली वेव जब पहुंची तो मैक्सिमम ले रही है ऊपर के डायरेक्शन में, और ग्रीन वेव जब इस पॉइंट पे पहुंची तो मिनिमम ले रही है, मैक्सिमम ले रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ले रही है ओवरऑल। यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर ग्रीन वेव भी मैक्सिमम ले रही नीचे की डायरेक्शन में, और रेड वेव भी मैक्सिमम ले रही नीचे की डायरेक्शन में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर इस वजह से इंटरफेरेंस होता है जब दो वेव इस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं। यहाँ पे अब एक और चीज आती है कि अगर ये जो वेव है, तो वेव अगर इस तरीके से हो कि अभी जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, अगर वेव्स इस तरीके से आपस में ट्रैवल कर रही हो कि जब जैसे रेड वाली ऐसे जा रही है, ये रेड जा रही है, तो रेड हमेशा से इस तरीके से जाए कि जब इस ब्लू पॉइंट के पास रेड पहुंचे तो हमेशा अपना मैक्सिमम लेती रहे, हमेशा इस तरीके से ट्रैवल करे कि पीछे से आ रही भाई ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही, फिर ऐसे जा रही है। तो ऐसा हो कि जब भी रेड यहाँ पे आए अपना मैक्सिमम ले, और उस टाइम जिस टाइम रेड मैक्सिमम ले रही है उसी टाइम ग्रीन इस तरीके से ट्रैवल कर रही है कि ग्रीन अपना यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम ले, हमेशा ऐसा रहे। यानी कि किसी भी टाइम पर हम यहाँ देखें तो जब रेड मैक्सिमम ले तभी ग्रीन भी मैक्सिमम ले। अगर इस तरीके से दोनों रेज आपस में ट्रेवल करेंगी, कुछ इनका बीच में ऐसा रिलेशन हो, तो यहाँ पे हमेशा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, और यहाँ पे उसी तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम रहेगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा डार्क बहुत लो रहेगी, या फिर जीरो रहेगी अगर दोनों बराबर डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। अगर ये कम करा रहा है और ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा होगा, जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। और अगर बराबर के डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जीरो हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे डार्क होगा और यहाँ पे ब्राइट होगा। अगर ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं कि जब भी इस पॉइंट पे पहुंच रही हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मैक्सिमम ले रही, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम ले रही हैं। तो होगा क्या कि हमेशा इस पॉइंट पे डार्कनेस और हमेशा इस पॉइंट पे ब्राइटनेस रहेगी, यानी जो इंटरफेरेंस है वो बरकरार रहेगा। अगर यहाँ पे चेंज होता रहा तो कभी यहाँ पे अभी डार्क है, कुछ देर बाद पता चला ये वाला जो फिगर, ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे बन गया, तो यहीं पे ब्राइट हो गया। तो डार्कनेस और ब्राइटनेस तब घटती बढ़ती रहेगी, ऐसा होगा। दिव्यांशु, क्लियर हो रहा है? हाँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रही है।
तो यहाँ पर ये ज़रूरत इस बात की है कि दोनों वेव्स रेड और ग्रीन इस तरीके से चलें कि जब भी उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे एक बार डार्क हो चुका है, वहाँ पे हमेशा इस तरीके से पहुँचे कि दोनों अपना अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम लेती रहें। और जब जिस पॉइंट पे ब्राइट हो रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम ले रही हैं, तो वहाँ पे वो हमेशा इस तरीके से सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम लेती रहें। तभी इंटरफेरेंस हमारा सस्टेन्ड रहेगा, तभी बना रहेगा। इसी को बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होना। और वरना इंटरफेरेंस मिक्स होता रहेगा, जो कि जनरल हमारे जो डेली लाइफ है उसमें होता है। डेली लाइफ में क्या है कि हमारे पास बल्ब होता है एक ही कमरे में, और वहीं पे सीएफएल, वहीं पे मान लो ये इनकैंडेसेंट रॉड लगा हुआ है, फ्लोरेसेंट रॉड है, तो ये भी अपनी लाइट रे छोड़ता है, ये भी अपनी लाइट रे छोड़ रहा है। तो हमें तो अपने रूम में भी इंटरफेरेंस दिखना चाहिए। दो क्या, बहुत ज्यादा सोर्सेज होते हैं, दिखने चाहिए इंटरफेरेंस, लेकिन फिर भी नहीं दिखता। यहाँ पे तो दो ही रे में दिख रहा है, और अभी यंग्स डबल स्लिट देखेंगे उसमें भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि सर ये कमरों में क्यों नहीं होता है, आम दिनों में क्यों नहीं होता है? तो इसकी वजह यही होती है, होता है वेव्स इसकी इसकी वेव्स और इसकी वेव्स ये ओवरलैप करेंगी, हर जगह पे ओवरलैपिंग होगी। लेकिन क्या होता है कि इंटरफेरेंस पल भर के लिए होता है, फिर वहां पे कुछ और बन जाता है, फिर कुछ और बन जाता है, सस्टेन्ड नहीं रह पाता है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करवाना है तो दोनों वेव्स इस तरीके से चलनी चाहिए, यहाँ पे ये रैंडम मोशन नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे डार्क बना उधर डार्क बना रहे, जिस पॉइंट पे ब्राइटनेस आई उधर ब्राइटनेस रहे। तो इस तरीके से जब होता है तो एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए अब हम आ जाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स जो थे, यंग्स साहब जिनका यंग्स मॉड्यूलस रहता है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही किया गया कि इस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस कराने की कोशिश करी गई कि आपस में ये इस तरीके से डिफर ना करें, हमेशा एक जगह पे एक ही फेज में पहुंचे। यहाँ पे सेम फेज में, यहाँ पे ऑपोजिट फेज में पहुंच रही हैं, और यहाँ पे सेम फेज में पहुंच रही हैं। तो जहाँ पे ऑपोजिट फेज में पहुंच रही है जिस पॉइंट पे, हमेशा उस पॉइंट पे ऑपोजिट फेज में पहुंचे। इस तरीके के जब दो सोर्सेज होते हैं जो दो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एक ये रेड वाली वेव को और एक ग्रीन वाली वेव को, इस तरीके के जो सोर्सेज होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। इनको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के कई सारे तरीकों में से एक तरीका वो होता है जो यंग्स डबल स्लिट में यूज किया जाता है। वो तरीका ये रहता है कि ये हम जो है एक ओपेक वॉल लेते हैं, इसमें थोड़ा बीच से एक जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, यहाँ से लाइट निकलती है इस तरीके से, और फिर यहाँ से ये जो हमने ये जो जगह छोड़ रखी है इसके थ्रू लाइट रे निकलती हैं, इस तरीके से वेव फ्रंट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक दूसरे ओपेक वॉल तक, जहाँ पे हम दो स्लिट देते हैं, जानबूझ के यहाँ पे दो स्लिट दी जाती है इस तरीके से। और जब दो स्लिट देते हैं तो होता क्या है कि ये दो स्लिट अपने आप में एक नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके काम करने लगती हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला स्लिट नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके काम कर रहा था, वैसे ये दोनों भी अब नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके काम करेंगी। और ये बात हाइगेंस प्रिंसिपल से आती है कि वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पॉइंट मीडियम का वो अपने आप में एक नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके काम करता है। तो फिर यहाँ क्या होने लगता है कि जैसे ये जो अपर वाला है, ये जो अपर वाला स्लिट है, यहाँ से वेव्स निकलती हैं इस तरीके से कई सारी, और जो नीचे वाला स्लिट है वो भी एक सोर्स के जैसा काम करता है। ये वाला स्लिट नए लाइट सोर्स के तरीके, यहाँ से भी वेव्स इस तरीके से निकलती हैं, और दोनों की, नीचे वाले की ब्राउन और ऊपर वाले की ब्लू, आपस में ओवरलैप करती हैं। अब ये वेव्स जब ओवरलैप कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स पे ये ओवरलैप करेंगी। तो जिन पॉइंट्स पर ओवरलैप करके ये सेम फेज में ओवरलैप करती हैं, ये वाली ओवरलैपिंग जहाँ पे होती है, उन पॉइंट्स पर मान लें इस पॉइंट पर सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही, तो इस पॉइंट पर क्या रहेगी, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बनेगी। और मान लें इस पॉइंट पर ऑपोजिट फेज में आ रही वेव, यहाँ से निकली वेव जिस फेज में है उसके ऑपोजिट फेज में यहाँ से आ रही वेव, ऊपर वाली स्लिट से आ रही वेव हो, इस तरीके से कि एक ऊपर हो दूसरी नीचे हो, तो वहां पे डार्कनेस हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो ओवरलैपिंग होगी वो डार्कनेस वाली ओवरलैपिंग होगी, डार्कनेस वाली। तो इसलिए अगर हम आगे कहते हैं कि कोई स्क्रीन रख दे, अगर आगे हम कोई स्क्रीन रख दें, तो होता क्या है कि ये जो ब्राइटनेस वाला पूरा है, इस पर यहाँ पे लाइट बहुत ब्राइट दिखती है कुछ देर के लिए, कुछ दूरी में। और फिर जो है डार्कनेस वाला जब आता है तो वहाँ पे लाइट एकदम हल्की रहती है, बिल्कुल जीरो रहती है। फिर ये डार्क मिलता है, फिर यहाँ पे लाइट मिलता है, फिर यहाँ पे डार्क मिलता है, फिर
लाइट मिलता है इस तरीके से। तो ये जो है एक पैटर्न बनता है जहां पे ये ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं। ये उस दिन जो डायग्राम था यंग्स डबल स्लिट वाला, उस दिन तुम कह रहे थे क्लियर नहीं हो रहा था, आज क्लियर है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं क्लियर हो रहा है बस। तो इसलिए जो ब्राइटनेस वाला बनता है फिर एक डार्कनेस वाला बनता है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट अगर कोई स्क्रीन रख दें तो उस पर इस तरीके से हमें ये अपना एक फ्रिंज्ड पैटर्न मिलता है ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। ये होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चीज़ों को जानना है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो दो स्लिट दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं कि दो सोर्सेस तो बने, लेकिन ऐसे सोर्सेस बने जो कोहेरेंट हो। यानी कि इस पॉइंट पर अगर ब्राइटनेस बनी है अब, तो ब्राइटनेस बनी रहेगी, तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज सस्टेन्ड रहेगी। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा यहाँ पे, ये सस्टेन्ड रहेगा, इसको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, स्लिट के थ्रू लाइट का कौन सी लाइट किस कलर की भेजें, वो सब अभी हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये मन में एक सवाल उठता है कि बार बार ये कि दो स्लिट क्यों दे रहे हैं, दो स्लिट क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे पहले एक दिया फिर यहाँ पे दो दिया। तो इसकी वजह ये होती है कि दो स्लिट दे करके हम इस तरीके के दो सोर्सेस बना रहे हैं कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे दो सोर्सेस बना रहे हैं जो एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देंगे, जहां से निकलने वाली वेव्स हमेशा इस तरीके से आपस में ट्रेवल करेंगी कि इस पॉइंट पर अगर एक बार ये पहुंची सेम फेज में और ब्राइटनेस दी, तो हमेशा सेम फेज में पहुंचती रहेंगी यहाँ पे, और ब्राइटनेस बनी रहेगी यहाँ पे, चेंज नहीं होगा बार बार। तो इंटरफेरेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा और विजिबल होगा अच्छे से। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेशंस किस तरीके की होती क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट पे आएंगे अब। यहाँ पे ये है हमारी वो डबल स्लिट वाली बॉल, जो डबल स्लिट वाली थी वो बना रहे हैं। एक पहली स्लिट यहाँ पे दी छोटी सी, और दूसरी यहाँ पे दी, और यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन थी, ये हमारी स्क्रीन है। इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये जो डबल स्लिट वाली वॉल होती है और ये जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा रखने की कोशिश की जाती है। और ज्यादा इस तरीके से रखा जाता है कि अगर इन दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी है और स्क्रीन और वॉल के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो इस तरीके से रखा जाता है कि कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ा हो। तो दोनों स्लिट्स की जो डिस्टेंस होती है उससे काफी बड़ा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को रखा जाता है। और यहाँ पे फिर अब हम अपने इंटरफेरेंस को समझने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मानेंगे। ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, पॉइंट पी। तो होगा क्या कि जो ये जो डी पॉइंट है, यहां से एक रे निकल के जाएगी पी तक, यहां से निकल के एक रे गई पी तक, दूसरी रे निकलेगी यहां से और जाएगी पॉइंट पी तक। अब जो दो रेज निकल के गई हैं यहां से, डी से, ऊपर वाले से और नीचे वाले से, इसको दे दें नाम S1 और नीचे को नाम दे दें S2। तो S1 से जो P तक रे गई है S1P रे, ये रे है S1P, और नीचे वाली है S2P। तो S1P और S2P जो गई हैं स्टार्टिंग में दोनों कोहेरेंट सोर्सेस थे, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब कि अगर S1 से रे इस तरीके से निकली है तो S2 से भी बिल्कुल सेम उसी के साथ चलती हुई रे निकलेगी ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बराबर से चल रही है। तो जब तक ये बराबर से चलेंगी तब तक तो सब जगह एकदम एक जैसी चलेंगी। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो S1P, तो S1 से निकली रे को P तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा है उसके मुकाबले S2 को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम माने कि S1 यहां से चला था इस पॉइंट से, और ये पॉइंट है हमारा ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ऐसे शो करना ठीक नहीं रहेगा। ये मान लेते हैं कि S1 जब हमारे यहाँ से चला और P पे पहुंचा तो उसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो ज्यादा था S2P के मुकाबले। तो ये है पॉइंट P, और ये है S1 और ये है S2।
तो S1 से S1 थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। तो अब जब S1 से यहाँ पे ये जो रे चली है, ये इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करी है, मान लेते हैं x, और यहां से जो रे चली है वो वहां तक पहुंचने के लिए इस तरीके से चली है, कुछ ऐसे। अब होगा क्या कि ये जो S2P है इतना पॉइंट P तक, ये मान लेते हैं x से कुछ ज्यादा है, x+3 है। तो होगा क्या कि जब पॉइंट P पर यहां से निकली वेव S1 से और S2 से निकली वेव पहुंचेगी, तो चूंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर करके पहुंची हैं, तो S1 जिस फेज में होगी P पर आकर के, मान लो S1 जो है ये इतना डिस्टेंस है x, या यहाँ तक ही लेते हैं x। तो ये जो हमारी S1 से निकल के आई है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये क्या है, ये अपने मिनिमम को पहुंच रही है x डिस्टेंस के बाद। लेकिन जो S2 से निकली थी उसको P तक पहुंचने के लिए कितना x+3 डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और x+3 हम मान लेते इतना है, ये है x+3। तो क्या होगा कि x+3 पर पहुंचने के बाद S2 मैक्सिमम फेज में होगी और S1 अपोजिट फेज में होगी। यहाँ पर पहुंचने के बाद स्टार्टिंग में सेम फेज में चली थी, लेकिन पाथ में डिफरेंस आ जाने की वजह से पॉइंट P पर S1 वाली रे अलग फेज में है और S2 वाली रे अलग फेज में है पॉइंट P पर। तो इसकी वजह से, ये पाथ डिफरेंस की वजह से दोनों का फेज यहाँ पे अलग हो जाएगा, और इस फेज अलग होने की वजह से फिर इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पर अब हम मेन काम अपना शुरू करते हैं। ये जो पूरा हमने बनाया है, अब इसको मान लो कि यहाँ से ये जो निकली है रे, एक ये रे है और एक ये रे है। नीचे जो ये ऊपर वाली है इसको मान लो y1 और इसको मान लो y2। तो y1 का फॉर्मूला हम लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और y2 है a1 a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। y1 और y2 ये हमारी दो रेज हैं, जो S1 से निकली वो y1 वाली है, जो S2 से निकली वो y2 वाली है। y1 वाली जो है वो a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, और y2 वाली a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। यहाँ पर ये जो y1 वाली, ये पूरा एक रे को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है जो SHM वाला होता है। अब यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, यहाँ पे जो साइन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं फेज ऑफ वेव, फेज ऑफ वेव। तो y1 जो है, y1 क्या शो करता है, y1 शो करता है कि किसी गिवन टाइम t और किसी गिवन पोजीशन x पर हमारी जो वेव है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी, y1 यही शो करता है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पर ये वेव इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ कर रही है। तो y1 यही शो करता है, y2 भी दूसरी वेव के लिए चीज शो करता है। यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, ये पूरा, इस पूरे पार्ट को हम फेज बोलते हैं, फेज। तो अगर देखा जाए तो जब यहां से ये चली, हमने ये माना है कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की वेव हैं, ये हमने माना है ताकि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो। अब यहाँ पे जो ओमेगा होता है, ओमेगा ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ जहां पे होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर f सेम है, जो कि हमने इसलिए माना था कि इस पॉइंट P पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो, बार बार चेंज ना हो, तो ये इसलिए हमने f सेम माना था, तो ओमेगा भी सेम हो गया, तो दोनों का ओमेगा सेम रखा। पर एक चीज डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, ये k क्या होता है, k होता है हमारा वेव नंबर, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम पे बताया भी था। k होता है वेव नंबर, और k का फॉर्मूला होता है 2 पाई/लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है। तो हम ये भी मान रहे हैं, जो कि सेम सोर्स, सेम ये कोहेरेंट सोर्सेस से रे ऑफ लाइट निकल रही है दोनों, y1 और y2, तो इनकी जो वेवलेंथ है वो भी सेम है, तो k भी सेम है। तो ओमेगा दोनों का सेम रखा और k दोनों का सेम रखा। एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, होगा क्या कि इस पॉइंट पर पहुंचने में P पर S1 वाली रे को x डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसको x1 मान लें,
और y2 वाली जो रे है जो S2 से निकल रही उसको P तक पहुंचने में x2 डिस्टेंस कवर करना पड़ा। x2 डिस्टेंस में डिफरेंस आ गया। इसकी वजह से जो इनका फेज है वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी तक सेम था, यहां से जब चल रही थी तब सेम था, लेकिन ये जो x1 और x2 दोनों का जो पाथ का डिफरेंस आया उसकी वजह से दोनों का फेज अलग हो जाएगा, अलग अलग फेज के हो जाएंगी दोनों पॉइंट पी पर तब पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पर अगर हम फेज डिफरेंस निकालें पहले, तो ये यहाँ पे फेज इसका क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और इसका ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। तो इस पूरे को अगर हम इसके फेज को हम माने फाई टू, फेज को माने फाई टू, और इसके फेज को माने फाई वन। फेज के बारे में ये क्लियर है ना कि फेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है, फेज का यूज क्या होता है। नहीं उतना नहीं क्लियर है। असल में y1 को अगर सिर्फ a1 बताएंगे हम, फेज ये होता है कि जैसे y1 को हमने सिर्फ a1 लिख दिया है तो y1 इज इक्वल टू a1 का मतलब कि y1 की वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन अगर a1 y1 के साथ हमने यहाँ पे a1 में साइन कुछ लिख दिया, साइन ऑफ समथिंग मान ले थीटा, तो हो गया क्या कि साइन थीटा, थीटा जैसे जैसे वैरी करेगा, या साइन फाई बोले, फाई जैसे जैसे वैरी करेगा, साइन भी +1 से -1 के बीच में वैरी करता रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, उससे ज्यादा ना वो इधर जाएगी ना नीचे जाएगी। तो +1 से -1 में वैरी करता रहेगा। उसके हिसाब से y1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार, कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी। और हमें पता है कि साइन जो होता है, साइन फंक्शन वो कैसा होता है, ऐसा होता है ग्राफ पे, इस तरीके से वैरी करता है। अगर ये फाई है और ये वाई है, तो फाई चेंज करते जाएंगे तो इस तरीके से ये हमारा वाई चेंज होता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फेज। ये जो फेज होता है ये साइन फाई वाला पार्ट, y1 का साइन फाई वाला पार्ट, ये तय करता है कि हमारी ये जो y1 डिस्प्लेसमेंट है किसी गिवन टाइम पर कितनी होगी। साइन फाई, अगर साइन फाई मैक्सिमम +1 ले लिया तो ये वाला पार्ट बनेगा। साइन फाई की वैल्यू मिनिमम -1 हो गई तो ये वाला पार्ट बनेगा। साइन फाई की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा y1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो y1 इक्वल्स टू a1 रहता तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनती, ये वाली a1 वाली, y1 हमेशा a1 रहता पैरेलल टू x एक्सिस। पर साइन फाई लगाने की वजह से क्या हुआ कि वैरी करने लगा, क्योंकि साइन फाई की वैल्यू भी वैरी हो रही है, उसके हिसाब से y1 की वैल्यू भी चेंज हो रही है। और साइन फाई का ये ग्राफ होता है, उस हिसाब से y1 का भी ग्राफ फिर ऐसा बन गया। तो y1 इसलिए चेंज हो रहा है। तो फेज होता है ये साइन फाई किसी भी वेव का, यही तय करता है कि किसी गिवन पॉइंट और गिवन टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना ज्यादा होगा, इसीलिए फेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर पीछे लौटें तो y1 का हमने माना था फेज क्या, पूरा ओमेगा टी प्लस के x1, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, सेम है दोनों की क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस मान लिया है। और k होता है वेव नंबर जो कि 2π/λ होता है, और वेवलेंथ भी सेम है तो k भी सेम है। बस क्या डिफरेंस आ गया है कि ये पाथ अलग अलग हो गया है इस पॉइंट तक पहुंचने में। तो ये x1 डिस्टेंस कवर कर रही है और ये x2 डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे कहते ही हैं कि फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस हम बोल दें डेल्टा फाई से, डेल्टा फाई ये हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। अब फाई टू क्या है, फाई टू ये है ओमेगा टी प्लस के एक्स वन है, ओमेगा टी सॉरी प्लस के एक्स टू, माइनस फाई वन क्या था, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन था। यहां से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और के एक्स टू माइनस के एक्स वन बचेगा। यहां से हम के कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन बचेगा। एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, के का फिर जो फॉर्मूला था वो लगा दें, 2π/λ डेल्टा एक्स। तो यहां से जो फेज डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा था, क्योंकि पाथ अलग अलग हो जा रहा था। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/λ डेल्टा एक्स, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई, जहाँ पे हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस की मदद से। यहाँ पे ये जो डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स लिखा है हमने, इसमें जो डेल्टा फाई है वो हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। और डेल्टा एक्स जो है वो क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस।
फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो ये जो फेज डिफरेंस आया है हमारा, अब इसका यूज करेंगे हम नेट डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट पी पे होगा उसको निकालने के लिए। नेट डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट पी पे होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिलता है। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट एट पी वाई से डिनोट करेंगे। क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहे होंगे, जैसे y1 और y2, उनका वेक्टर सम। तो y1 हमारा क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ये है y1, प्लस ए y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ये है हमारा। और अगर इन दोनों को हम किसी ऐसे तरीके से, किसी कन्वीनियंट तरीके से ऐड करें, फाइनल हमको इसको इस फॉर्म में लिखना हो कि जैसे यहाँ पे y1 का एम्पलीट्यूड a1 था और एक फेज था, y2 का एक एम्पलीट्यूड था a2 और उसका एक फेज था, उसी तरीके से हम ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट y है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पता कर लें और उसका ये जो फेज होता है साइन वाला पार्ट ये पता कर लें, तो हमको y का पूरा जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे पहले एक मिनट ये बताओ कि ये जो हमने पूरा बताया है इसमें सब क्लियर है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ पूछना चाह रहे हो अगर बीच में? क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है? हम्म, ठीक है, कहीं कुछ हो तो पूछते चलना। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन काम अब हमारा ये है कि a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, इनकी मदद से हम यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी ये ar जो है ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये रिजल्टेंट फेज है। तो यहाँ पे करते ये हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है उसको कहते हैं ए आर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ओरिजिनल वाली जो पहली वेव थी उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और फाई जहाँ पे क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, फाई, फाई है फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस फाई हम लोग कहाँ से निकालते हैं, पाथ डिफरेंस जो भी रहता है 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई करके ये फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो जो फेज डिफरेंस आया था उसका कॉस ले लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दे 2a1 a2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ये आ जाता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट तो y है, ये एम्पलीट्यूड है, नया वाला एम्पलीट्यूड, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाता है हमारा ए आर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई करके। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ये माने ये है a1, ये है a1, ये है a2, तो ये है हमारा ए आर वेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे a1 a2 ar, तो वेक्टर में जो वेक्टर, ये जो पैरेललोग्राम लॉ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर में, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि ये जो डायगोनल ए आर है ये सम होती है a1 और a2 वेक्टर्स की। तो एक फॉर्मूला है जो मैथ में यूज नहीं करना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि ये जो ए आर होता है, ए आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है ना वो ऐसे निकालते हैं हम लोग, a1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, a2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 टाइम्स करते हैं a1 का मैग्नीट्यूड इंटू a2 का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो होता है वो a1 a2 के बीच का एंगल होता है, थीटा जो होता है वो a1 a2 के बीच का एंगल होता है। और हम ये देख चुके हैं कि हमारे केस में जो थीटा है वो फाई है, फेज डिफरेंस है, वही डिफरेंस है हमारे y1 और y2 के बीच में, तो हम यहाँ पे कॉस फाई लिख दिया, इसलिए हमने ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, पढ़ा है वेक्टर वाला? पढ़ा है। तो उसी फॉर्मूले से ये हमने क्या किया कि ए आर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a प्लस 2a1 a2 कॉस फाई ये निकाला, और जहाँ पे ये जो फाई हमारा वो फेज डिफरेंस है।
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आता है। अब जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो एक चीज बताई थी यहाँ पे, कि हमने ये क्या कहा था कि जहां पर वेव्स ऑपोजिट फेज में मिल रही होंगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से इंटेंसिटी भी वहां पे लो होगी बहुत। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है या फिर जीरो है डिस्प्लेसमेंट, तो इंटेंसिटी जीरो होगी। ये बात हमने कही थी। अब बात ये आती है कि ये बात हमने जो कही तो कहा था आगे बताएंगे, अब उसका यूज आ गया है, क्योंकि हमने नया एम्पलीट्यूड अब फाइनली निकाल लिया है। नया एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, वो ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर कैसे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है उसके बारे में ये कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन जो फिजिक्स होती है उसमें। एक सेकंड, कॉल आ रही है। तो दिन भर पढ़ाते बीतता होगा आपका तो एकदम ना। अरे भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो है मैकेनिकल का क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो। कौन कह रहा? उनका पढ़ा रहे हैं, भी कहाँ से बीच में सॉल्व करके दे दें। कौन बोल रहा? अरे एक है दोस्त है, अच्छा अच्छा। एक दोस्त है मैकेनिकल का, कुछ प्लेसमेंट रिलेसमेंट का बैठा होगा कहीं पे ऑनलाइन, क्वेश्चन आया हुआ है, वही उनको अचानक से कहाँ सॉल्व करके दे दे, क्लास चल रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कि 2 पाई f² a² रो v। अब यहाँ पे 2 पाई f² a² रो v, इसमें जो रो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। और जो v होती है ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब ये दोनों हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है, डेंसिटी और स्पीड लाइट की मीडियम पे डिपेंड करती है। तो जब तक मीडियम सेम है तो सेम होंगी ये दोनों चीजें, सेम फॉर सेम मीडियम, दोनों चीजें सेम होंगी। उसके अलावा जो एक ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, तो ये भी चूंकि हमने ऐसी वेव्स ली जिनकी हमने कहा था कोहेरेंट सोर्सेज, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो हमारी जो वेव्स हैं उनमें फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर बोथ वेव्स, फ्रीक्वेंसी भी सेम सब रहेगी। बथुआ धनिया अब का जब केस फ्रीक्वेंसी, क्या चीज? अरे बाहर बहुत शोर करते हैं सब जब आप पढ़ाते हैं तो, बथुआ धनिया आलू टमाटर। अच्छा 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 अच्छा, सब तुम्हारा जो है सेहत बनाने के चक्कर में लगे हैं, सुनाते रहते हैं कुछ खरीदो वरीदो, तुम्हारी मम्मी खरीदते जाके हरी सब्जी खिलाए उन्हें। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है यहाँ पे चूंकि डिपेंड कर रही है चार चीजों पे, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, डेंसिटी पे और स्पीड ऑफ लाइट पे। अब डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट जो होंगी वो दोनों किसी एक सेम मीडियम में तो हमेशा सेम रहेंगी, चाहे जो वेव हो। उसके अलावा जो दो वेव हम कंसिडर कर रहे हैं अपने इंटरफेरेंस के लिए, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी है ताकि इंटरफेरेंस सस्टेन्ड हो, तो ये भी रहेगा। तो अब यहाँ पे लाइट रेज दोनों जो हैं y1 और y2 वाली, उनकी इंटेंसिटी ले दे करके एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही दोनों का अलग है, बाकी 2 पाई तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि I1 अगर मान लें इंटेंसिटी पहली वेव की है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a1² के, और ये भी कह सकते हैं कि I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a2² के। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k a1² प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे I2 को कह सकते हैं k
A2 स्क्वायर, ये इतना हम कह सकते हैं दोनों चीजें। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये हमारी I1 हो गई, ये हमारी I2 हो गई, ये हमारी इंटेंसिटी है। अच्छा, इसी तरीके से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर से रिप्रेजेंट कर दें, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के होगी, AR स्क्वायर के। ये जो यहाँ पे ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट वाई आर वाली हमारी लाइट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लाइट बोल रहे हैं, अब पार्टिकल की बात हो रही है। वाई आर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पर इंटेंसिटी आई आर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? ए आर स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के, यानी कि आई आर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए आर स्क्वायर, आई आर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए आर स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान में रखना नेक्स्ट स्टेप में, कि आई आर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए आर स्क्वायर। आई आर जो है वो हमने कहा के टाइम्स है ए आर स्क्वायर के, पर ए आर स्क्वायर है क्या? ए आर स्क्वायर अगर यहाँ पे आओ तो क्या है ए आर? यहाँ पे ये ए आर स्क्वायर होता है, ए आर स्क्वायर ये है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ये है। क्योंकि वो अंडर रूट में रहता है, अगर ए आर सिर्फ लिखेंगे तो ये पूरा अंडर रूट में रहता है। तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर क्या है हमारा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ये है। और अगर k को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 कॉस फाइव, ये मिलेगा। इसमें से जो k a1 स्क्वायर उसको वैसे ही रहने दें, k a2 स्क्वायर उसको भी वैसे ही रहने दें। अब यहाँ पे जो k है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट k a1 अंडर रूट k a2, ऐसे लिख सकते हैं। k को हमने अंडर रूट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अंडर रूट के मल्टीप्लाई के वापस k बन जाएगा। अब यहाँ पे k a1 स्क्वायर क्या है? I1 है, k a2 स्क्वायर क्या है? I2 है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। और अंडर रूट के A1 क्या है? अंडर रूट के A1, के A1 स्क्वायर अगर I1 है तो अंडर रूट के A1 अंडर रूट I1 होगा। तो ये पूरा क्या हो गया? अंडर रूट I1। ये पूरा क्या हो गया? अंडर रूट I2 कॉस फाइव। ये मिला हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये है हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट P पर। ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट P पर। ये है हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो I1 और I2 दोनों वेव्स के लिए सेम है, दोनों वेव की अपनी अपनी इंटेंसिटी है, वो सेम है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है? cos फाइव पर ही तो डिपेंड कर रही है, क्योंकि फाइव ही वेरिएबल है फेज। हर पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर, जैसे P पर कुछ फाई है, किसी और पॉइंट पर कुछ और फेज डिफरेंस होगा, किसी और पॉइंट पर कुछ और फेज डिफरेंस होगा। हाँ, ये है कि हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस सेम रहेगा, हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि सेम रहने का मतलब इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट बी पर और इस पॉइंट सी पर अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई का है और यहाँ पर फेज डिफरेंस 2 पाई का है, यहाँ पर फेज डिफरेंस 3 पाई बाई 2 का है, तो सब पे अपने आप में तो अलग है, पर इस पॉइंट पर टाइम के साथ फेज डिफरेंस वेरी नहीं करेगा। पॉइंट ए पर हमेशा 5 पाई ही रहेगा, बी पर 2 पाई ही रहेगा और सी पर 3 पाई बाई 2 रहेगा। तो इसलिए हर पॉइंट पर फाई चूंकि अलग है, तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी भी अलग होगी, क्योंकि I1 I2 भले सेम हो, cos फाई की वजह से इंटेंसिटी हर पॉइंट पे अलग होगी। और इसी cos फाई की वजह से कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम दिखती है और कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखती है। तो हम जो चले थे स्टार्टिंग में बिल्कुल एम्पलीट्यूड से, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कहीं पर और कहीं पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से हमने जो कहा था कि इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने से इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है।
उसका हम लोगों ने दोनों का रिलेशन यहाँ पे निकाला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल से इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे डिफर कर जाती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जिन पॉइंट्स पर, अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि जिन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, वहां पर cos फाई की वैल्यू +1 होती है, यानी कि ये इंटेंसिटी IR जो ये पूरा, ये मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि भाई ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम तभी होगा जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट हैं, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट दोनों के जुड़ रहे होंगे, जो हमारा पहला केस में हमने पहली स्लाइड में देखा था। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और cos फाई 1 होने की वजह से ये इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है और ब्राइटनेस आ जाती है। और जहाँ पे हमने ये वाला केस बताया था कि दोनों वेव्स ऑपोजिट में थी ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था 0 हो जाता है, तो यहाँ पे cos फाई -1 होता है, cos फाई -1 होता है, और यहाँ पे I1 I2 अपनी सबसे कम वैल्यू, इंटेंसिटी सबसे कम हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल लो हो जाती है और डार्क फ्रिंज मिलती है। तो अब यहाँ पे आज की क्लास यहीं तक रखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने निकाल ली है। नेक्स्ट टर्न पे हमारा ये लास्ट रहेगा इंटरफेरेंस का, उसमें हम लोगों को इसी IR की मदद से किस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस, मतलब कि ब्राइट फ्रिंजेस पर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, और डार्क फ्रिंजेस पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट कैसा होता है फ्रिंजेस का। 2 टॉपिक बाकी हैं, उन 2 टॉपिक को नेक्स्ट क्लास पे कवर करके परसों की क्लास में फिजिक्स की ये अपना इंटरफेरेंस कंप्लीट करेंगे और फिर डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है इसको तुमने नोट किया है सर। कि? वो हाँ बोलो। जैसे ये वाली जो आपने पढ़ाई है, मतलब हम्म इसकी जो रिकॉर्डिंग आपने रखी है ना, हम्म, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है। अच्छा अभी भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग, और वो जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स नहीं था, वहां से थोड़ा स्लाइड भेज दीजिएगा अच्छा अच्छा, ठीक मैथ्स है में। ठीक है ठीक थोड़ा है। अभी भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाते हैं हम भी और आप भी। ठीक है, हम अभी भेज देते हैं। ठीक है।